मैंने डेफिनेशन बता दिया था, कॉजेज हो गए थे, उसके अलावा आइडेंटिफिकेशन, कॉम्प्लिकेशंस, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी थी। मैनेजमेंट में हम डाइट डिस्कस कर रहे थे, तो कल डाइट चल रहा था कि ओबेसिटी का अगर पेशेंट है तो उसको किस टाइप का डाइट देना है, तो वो चीज़ें मैंने बता दी थी। सो आगे चलते हैं। ओके, सो डाइट के बारे में मैंने नेचुरोपैथी डाइट तो बताया ही था, एंड मैंने ये भी बताया था कि एज अ न्यूट्रिशनिस्ट और एज अ डाइटिशियन भी जो डाइट चलता है पेशेंट्स को, उसके बारे में मैंने बताया था, तो उसको मैं ब्रीफ कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, फेड डाइट्स होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है ना कि जो डाइट हम पेशेंट को प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, तो ये चीजें हमें माइंड में रखनी पड़ती हैं कि इज इट सेफ टू फॉलो द डाइट, ठीक है। जस्ट लाइक मेडिसिन, इट इज इम्पोर्टेंट टू टेक द एडवाइस, ठीक है, बिफोर, और वो सारी हिस्ट्री प्रॉपरली ले, बिकॉज एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन और एज अ नेचुरोपैथी कंसल्टेंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह दवा का साइड इफेक्ट होता है, आई एम नॉट सेइंग दवाई डाइट का साइड इफेक्ट होता है, बट होता क्या है कि आप जो भी एलिमेंट डाइट में इन द फॉर्म ऑफ डाइट पेशेंट को दे रहे हो, हमें हमेशा रिपोर्ट्स से टैली करना पड़ता है कि क्या चीज़ एक्सेसिव है और किस चीज़ की डेफिशिएंसी है। तो उसी अकॉर्डिंग हम डाइट बनाते हैं, और ओबेसिटी के केस में यही होता है कि पेशेंट जो है वो अंडरलाइंग और भी इलनेस लाता है, लाइक कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो गया, पीसीओएस हो गया, ठीक है, या थायराइडिज्म है पेशेंट को, डायबिटीज है। तो आप उसके अकॉर्डिंग डाइट बनाओगे, कौन सा फ्रूट दे रहे हो, या फिर स्प्राउट्स भी दे रहे हो तो कौन सा वाला दे रहे हो, प्रोटीन यूरिया तो ना हो जाए, बहुत सारी चीजें हैं ना, तो उन चीजों का ध्यान रखना है। और ये भी चीज कि क्या वो डाइट सस्टेनेबल है, मतलब कि इस डाइट को क्या लॉन्ग टर्म के लिए लिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वीगन डाइट की बात करें, तो वीगन डाइट में क्या होता है, वीगन डाइट एक प्लांट बेस्ड प्रोपगेटेड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, वॉट एवर वी ईट इज प्लांट बेस्ड, इसमें हम पोल्ट्री कंज्यूम नहीं करते, मीट फिश ये डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल कंज्यूम नहीं करते। बट व्हाट इफ वो जो पेशेंट है जो आ रहा है उसको ऑलरेडी डेफिशिएंसी है कैल्शियम की, डेफिशिएंसी है विटामिन डी की, है ना। तो उस हिसाब से हमें एडवाइस करना है, तो हम उसको वीगन नहीं देंगे। तो हमें ये चीजों का ध्यान रखना है इन द केस ऑफ ओबेसिटी, ठीक। तो ये तो डाइट की बात हो गई कि किस टाइप की डाइट होती है। तो डाइट भी आपको जानना है एज अ प्रैक्टिशनर की, जो डाइट होता है वो कीटोजेनिक डाइट है या डैश डाइट है, या फिर पैलियो डाइट है, ग्लूटेन फ्री डाइट है, मेडिटेरेनियन डाइट है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डाइट, ठीक है। तो एक एक्सचेंज डाइट सिस्टम होता है। एक्सचेंज सिस्टम डाइट्स में क्या होता है ना, मेनली जो डाइटिंग होता है वो ऐसा हम प्लान करते हैं जिसमें कि हम पेशेंट को मिड मॉर्निंग, मिड नून और इवनिंग का स्नैक भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, बस हम पेशेंट को ये एडवाइस करते हैं स्वीट्स, अल्कोहल, पैकेज फूड ना ले। बट उसके अलावा नेचुरोपैथी में क्या करते हैं, हम 3 टाइम का बताते हैं या फिर ऐसे बताते हैं। बट ये एक्सचेंज सिस्टम डाइट में क्या होता है कि हम स्नैकिंग भी इंक्लूड करते हैं, अगर हमें रिक्वायरमेंट लगता है। तो स्नैकिंग में हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक शाम को हम पीनट्स और मखाना उसको बोल सकते हैं। मिड मॉर्निंग की बात करें तो मिड मॉर्निंग में हम उसको स्मूदी या शेक्स वगैरह के लिए एडवाइस कर सकते हैं। मिड नून में दैट पर्सन कैन टेक छाछ और मट्ठा और वॉट, तो ये चीजें वी कैन डू, है ना। तो इन चीजों को मेक श्योर करना है कि व्हेन यू आर गिविंग डाइट चार्ट, व्हेन यू आर प्रिस्क्राइबिंग सर्टेन डाइट टू पेशेंट, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इन दैट, ओके। सो ये तो हो गया आपका डाइट के बारे में। अब थोड़ा सा हम लोग डाइटिंग के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ओबेसिटी अपने आप में एक बहुत वास्ट टॉपिक है, तो इसको थॉरोली पढ़ना आप। पेशेंट आते हैं ओबेसिटी के भर भर के नेचुरोपैथी में। तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ऑफ डाइटिंग में बहुत सारी चीजें हैं। आपने एनोरेक्सिया नर्वोसा का नाम सुना होगा, है ना। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है ना, इसमें एक डर होता है वेट गेन करने का या मोटा होने का, है ना। मतलब एक बहुत इंटेंस पर्सन को फियर होता है कि उसका वेट गेन ना हो जाए, वो मोटा ना हो जाए। इसकी वजह से क्या होता है, वो पेशेंट क्या करता है, खाता नहीं है, ठीक है। खाएगा नहीं तो इसमें क्या होगा, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। पहला तो वेट और शेप उनका,
दूसरी चीज, वो अंडरवेट होते हैं। इफ गर्ल्स है तो उन्हें एमेनोरिया होता है, क्योंकि आप जब प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स अपने डाइट में इंक्लूड नहीं करोगे तो उसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है, जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। वो डिस्टर्ब होगा तो उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें आपकी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। लाइकवाइज अगर मेल है या यंगस्टर्स हैं, ठीक है, बॉयज, तो उनमें भी होता है, ठीक है, उनमें भी प्रॉब्लम्स होती हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये चीज भी मेक श्योर करना है। दूसरा, एनोरेक्सिया नर्वोसा के अलावा बलीमिया नर्वोसा, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, बॉडी शेप और वेट को लेके पर्सन बहुत ही कॉन्शियस रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय रेकरेंट एपिसोड्स ऑफ बिंज ईटिंग, ठीक है, which means कि the person consumes food in an amount that is definitely larger than what most normal people would eat, ठीक है। एनोरेक्सिया में the person is not eating because उनको fear है कि वो मोटे हो जाएंगे। बलीमिया नर्वोसा में क्या हो रहा है कि वो indiscreetly जो अमाउंट ऑफ फूड कंज्यूम कर रहे हैं वो नॉर्मल पीपल से ज्यादा है, ठीक है, बिंज ईटिंग कर रहे हैं। सो दिस इज दिस आपका डिसऑर्डर है। और डाइटरी मैनेजमेंट की बात करें तो जब आप डाइटरी मैनेजमेंट पे जाओगे तो उसमें आपको मेक श्योर करना है कि व्हाट आर द कैलोरी रिक्वायरमेंट, ठीक है। जब बहुत ही ओबीज पेशेंट है तो उसमें 1200 कैलोरी डाइट जो होता है वो मेन के लिए होता है, ठीक है, उतना। और प्रोटीन की बात करें तो आपका जो प्रोटीन है वो 1 ग्राम ऑफ आइडल बॉडी वेट होना चाहिए, जिसको कि सप्लाई करना चाहिए डाइट के थ्रू। उसके अलावा फैट और कार्ब्स और विटामिन मिनरल्स भी उसमें इंक्लूड करना है, ठीक है। तो फैट जो है वो आपका 4 टीस्पून रहेगा। 4 टीस्पून इन द फॉर्म ऑफ आपका नट्स और सीड्स, और हेल्दी फैट में आपके देसी घी हो जाएंगे। ये सारी चीजें आप इंक्लूड कर सकते हो। कार्ब्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा वाइटमिन मिनरल, एंड आपका लास्ट पॉइंट है एक्सरसाइज। ये जो मैं आपको पॉइंट्स अभी बताई हूँ, ये पॉइंट्स मैंने आपको न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स के पर्सपेक्टिव से बताया, ठीक है। नॉट ओनली नेचुरोपैथी, नेचुरोपैथी वाला मैंने कल डिस्कस किया था, ये न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स के हिसाब से है। एज अ न्यूट्रिशनिस्ट और एज अ डाइटिशियन जब डाइट प्लान बनती है तो वो लोग कैसे देते हैं, तो उसमें आपकी ये सारी चीजें आती हैं। तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। तो अब आगे की ट्रीटमेंट के बारे में जान लेते हैं, ये आज फटाफट खत्म करते हैं। क्रोमोथेरेपी। तो वी ऑल नो कि क्रोमोथेरेपी जो होता है, कलर थेरेपी, वो क्या करता है कि जो इम्बैलेंस होता है कलर्स का हमारे बॉडी में उसको सही करने का काम करता है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि अगर किसी भी पेशेंट को कोई फिजिकल इलनेस है तो वो उसका ठीक होगा। सो इसमें क्या हो रहा है कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो जनरली होते हैं वो येलो और ऑरेंज कलर के डेफिशिएंसी से होते हैं, जिसका मतलब है कि जब प्रॉपर डाइजेशन और एजिमिलेशन ऑफ फूड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इन्हीं दो कलर्स को ट्रीट करने का मेथड होता है, ठीक है। क्या होता है कि देर आर टू मेथड्स ऑफ ट्रीटिंग बाय कलर, इधर बाय एप्लीकेशन ऑफ लाइट फिल्टर थ्रू डिफरेंट कलर ग्लासेस, और बाय एक्सटर्नल और इंटरनल यूज ऑफ कलर चार्ज वाटर, जो कि मैंने आपको क्रोमोथेरेपी जब पढ़ाया था तो बताया था हाउ टू मेक इट, ठीक है। तो क्रोमोथेरेपी में हम उसको जो कलर्स की डेफिशिएंसी है उसको फुलफिल करेंगे। दूसरा आता है हीलियोथेरेपी, जिसको सन थेरेपी भी कहते हैं ना। तो सन बार डेली फॉर 15 to 20 मिनट्स अर्ली मॉर्निंग का बहुत ही आइडियल होता है। क्यों? क्योंकि ये जो आपका बीएमआर होता है उसको इम्प्रूव करने का काम करता है। उसके अलावा जो एक्सेसिव टॉक्सिन्स बॉडी में है उसको रिमूव करता है। विटामिन डी की प्रोडक्शन को क्या करता है, ये इंक्रीज करता है। और जो वाइट फैट है उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है ब्राउन फैट, मतलब गुड फैट में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि जब हम सनलाइट कंज्यूम करते हैं अर्ली मॉर्निंग वाला, तो उसमें क्या होता है कि जो एडिपोज टिश्यू है जहाँ पे हमारे फैट स्टोर रहते हैं, तो वो जब हम ले रहे हैं सनलाइट, वाइट जो हमारा फैट है उसको चेंज कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है ब्राउन फैट में, जो कि अच्छा माना जाता है हमारे शरीर के लिए। तो अगर आपके पास कोई आ रहा है, सो आप उसको बताओगे कि आखिर क्रोमोथेरेपी दे रहे हैं या हीलियोथेरेपी दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, उसके बेनिफिट्स क्या है, ठीक है, उसका सिग्निफिकेंट रोल प्ले क्या है। इवन आपको भी ये पता होना चाहिए। इट्स नॉट जस्ट दैट कि सनलाइट ले रहे हैं क्योंकि नेचुरोपैथी में दिया हुआ ये अच्छा होता है। आपको पता होना चाहिए कि इसका फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है। इसके साथ साथ क्रोमोथेरेपी, सॉरी, हीलियोथेरेपी का साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है, क्योंकि वो आपके ब्रेन पे काम करता है, ठीक है। सुप्राकैस्मेटिक न्यूक्लियस को क्या करता है, वो स्टिमुलेट करने का काम करता है। सो हीलियोथेरेपी। एंड ऑब्वियसली जब आप सन बाथिंग लोगे, स्पेशली ड्यूरिंग समर्स, व्हाट विल हैपन,
You will also sweat eventually, which is also going to remove the waste material from your body. ठीक है? So how can we take sun bathing? Plantain leaf bath, okay? It can also be taken once in आपका वीक में, जिसमें जो बनाना होता है, बनाना लीफ होती है, उसको रैप कर देते हैं हम, ठीक है? उसको रैप कर देते हैं और सन एक्सपोजर कराते हैं। तो वो भी बहुत ही अच्छा तरीका है। साउथ में नेचुरोपैथी सेंटर्स में आप जाओगे ना, तो वहां पे प्लांटेन लीफ बाथिंग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। लाइक इधर नॉर्थ साइड क्या होता है कि जब वो सन थेरेपी देते हैं, तो यूजुअली वो प्लास्टिक से रैप कर देते हैं और आपके हेड को कवर कर देते हैं और आंखों पे मड पैक लग जाता है, या फिर एज इट इज वो सन में आपको लाई करने को बोलते हैं। बट साउथ में यूजुअली व्हाट दे डू, दे टेक बनाना लीफ एंड दे कवर ऑल योर बॉडी, ठीक है, एक्सेप्ट योर हेड पोर्शन, एंड देन आपका सन एक्सपोजर होता है उसमें। तो इट इज जस्ट लाइक, फॉर एग्जाम्पल, जब हम स्टीम करते हैं इडलीज को या ढोकलास को, बनाना लीफ में रैप करके स्टीमर में रखते हैं, तो आपने देखा होगा ना उसके स्टीम के कारण क्या होता है, प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन होता है ना। सेम वे तो जो अंदर वेस्ट है ना, वो स्वेट के फॉर्म में क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, ये होता है, ठीक है? तो प्लांटेन लीफ बाथ आप लोग डेफिनेटली सजेस्ट कर सकते हो ओबेसिटी में, स्पेशली अगर किसी का फ्रंट एनकम्बरेंस है। फ्रंट एनकम्बरेंस मतलब बेली फैट बहुत ज्यादा है, उसके लिए तो बहुत अच्छा है। ठीक, उसके बाद मसाज थेरेपी। तो मसाज में सबसे बेस्ट पंचकर्मा का जो उद्वर्तन मसाज है ना, वो सबसे बेस्ट होता है, जो पाउडर मसाज हम बनाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, नीम का पाउडर होता है, उसके साथ त्रिफला चूर्ण होता है, थोड़ा आप उसमें हल्दी पाउडर डालते हो, ठीक है? सबको ग्राइंड करके आप पाउडर फॉर्म बना लेते हो, और इसको ही आप पहले हल्का सा बॉडी में ऑयलिंग कर लेते हो। फिर अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करते हो, आप मसाज करते हो, ठीक है, फॉर 35 to 40 मिनट्स, ठीक है, फ्रंट एंड बैक। उससे क्या होता है, आपका जो फैट होता है वो क्या होता है, कट होता है, ठीक है? और ये बॉडी में हीट भी प्रोड्यूस करता है, जिससे स्वेटिंग भी होती है। तो उद्वर्तन मसाज इज वेरी वेरी इफेक्टिव इन द केस ऑफ वेट गेन। इसमें क्या दिया है, दो मसाज डज नॉट मेल्ट फैट, इट एक्ट्स लाइक अ कैटलिस्ट along with other natural therapies। इसका मतलब ये है कि एक ये इंडिविजुअली अगर हम पेशेंट को दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला है कि आपका फैट जो है एक्यूमुलेटेड है वो पूरा का पूरा मेल्ट हो जाएगा, बट ये कैटलिस्ट का काम करेगा, ठीक है? कैटलिस्ट का काम करेगा मतलब कि ये और उस आपके थेरेपीज को क्विकली क्या करेगा, रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है? तो मसाज थेरेपी का ये काम होता है। एंड जब आप इसको कंबाइंड फॉर्म में प्रेस्क्राइब करते हो ना, तो इसके रिजल्ट्स ज़्यादा इफेक्टिवली और ज़्यादा क्विकली आते हैं। उसके साथ जब कोई भी अंडरगो करता है वेट लॉस ट्रीटमेंट, क्योंकि वेट लॉस ट्रीटमेंट दीज डेज आर वेरी कॉमन एंड पीपल कम कि मेरा वेट लॉस मुझे कराना है, इवन दे दो उनको पता नहीं है कि उनका वेट गेन क्यों हुआ है, बट दे विल कम टू यू एंड दे विल आस्क यू कि मुझे वेट लॉस कराना है, तो कितने दिन में हो जाएगा, थिंग्स लाइक दैट ना। तो मसाज इज नेसेसरी, ठीक है? मसाज नॉट ओनली, स्पेशली जब उद्वर्तन मसाज आप करते हो, नॉट ओनली वो आपका क्या करता है, कैटलिस्ट का काम करता है और फैट मेल्ट करने का काम करता है, बट अगर आपका स्किन जो है वो ड्राई है, ठीक है, अनइवन स्किन टोन है, या फिर आपको पिंपल मार्क्स है वहां पे, स्कार्स वगैरह, उसको भी वो विद टाइम स्लोली फेड करता है और ब्राइटन करता है आपके कॉम्प्लेक्शन को, बिकॉज जो मिक्सचर होता है ना वो बहुत ही अच्छा होता है। तो आप पेशेंट को मसाज थेरेपी भी इंक्लूड करोगे, ठीक है? और हाँ, मसाज शुड बी मैनिपुलेटिव नॉट विथ मशीन्स, मेक श्योर। जितने भी मैनिपुलेटिव उसमें तरीके होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो फॉर्म्स होते हैं, लाइक परकशन है, नीडिंग है, टैपिंग है, नकलिंग है, अलग अलग जो होते हैं ना, वो सारे यूज करके हम पेशेंट को यहाँ पे मसाज देंगे। वी आर नॉट गोइंग टू यूज मशीन, दिस इज गोइंग टू बी मैनुअल, देन ओनली इट इज गोइंग टू बी इफेक्टिव। ओके, इसमें जितना मैंने पॉइंट बताया, किसी को कोई डाउट है? मैम मेरा एक डाउट है। हम्म। मैम जो लीफ थे इसके ये बताया ना, बनाना लीफ के हाँ। बदले में अगर हाँ, एरंड के पत्ते ये इस्तेमाल करें तो अगर। कैस्टर ऑयल के लीफ, हाँ जी। कैस्टर लीफ, हाँ जी। कैस्टर लीफ ठीक है, बट कैस्टर लीफ से ज्यादा इफेक्टिव जो है ना, वो टेक्सचर वाइज और ये आपके एफिशिएंसी वाइज बनाना लीफ माना जाता है।
आप ओके। यूज कर सकते हो, आप बिल्कुल यूज कर सकते हो, लेकिन प्लांटेन क्या होता है ना, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत ही इफेक्टिव माना जाता है। और जो साउथ इंडियन कल्चर होता है ना, उसमें जो ये आप जानते हैं कि खाना भी उसी में परोसते हैं, जो हमारा प्लांटेन लीफ होता है, बनाना लीफ, क्योंकि उसको बहुत ही ना शुभ मानते हैं, है ना, हम भी, हाँ, इसलिए। हम लोग भी खाते हैं मैम, लेकिन आजकल हाँ जी, मिलते नहीं। हाँ जी, हाँ जी, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि वो बहुत ही इफेक्टिव होता है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। उसका जो एफिशिएंसी है ना, वो ज्यादा बेटर होता है। नो डाउट कि आप उसको एज अ सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हो अगर आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है। बट अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है, तब ऑलवेज गो फॉर जो फर्स्ट प्रेफरेंस होता है, देन आई वुड रेकमेंड कि आप प्लांटिंग लीफ यूज करो, ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके। तो फिर मड थेरेपी, तो मड थेरेपी भी ऑल नो कि वो अब्जॉर्प्शन का काम करता है, वो कूलिंग के साथ साथ जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उसको अब्जॉर्ब करने का काम करता है। सो ये ओबेसिटी के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है कि जो आपके अब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, अगर वो कंजेशन है वहां पे, आपकी टॉक्सिसिटी है, तो वो क्या करेगा कि वहां का ब्लड फ्लो बढ़ाएगा, ब्लड फ्लो बढ़ाएगा, और साथ ही साथ जितने भी टॉक्सिन्स है उसको क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा। तो जो डाइट प्लान बनेगा वो मिनिमम 10 डेज का बनेगा, और डाइट प्लान के साथ साथ जो भी ट्रीटमेंट का प्लान बनेगा इन द केस ऑफ वेट लॉस, आपका 10 डेज का बनेगा। ये तो ओबेसिटी की बात हो गई, लेकिन अगर ओबेसिटी के साथ एसोसिएटेड इलनेस है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने डेज का आप दे रहे हो और कितनी जल्दी रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। बट मिनिमम इट शुड बी ऑफ 10 डेज। सो फर्स्ट वो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करेगा, abdominal और पेल्विक रीजन का, और उसके साथ साथ फंक्शनल कैपेसिटी आपकी सेल्स का बढ़ाएगा, और रिमूव करेगा सारे टॉक्सिन्स को डाइल्यूट करके, ठीक है। तो ये आपका मड थेरेपी आप दे सकते हो abdomen पे, फुल बॉडी भी दे सकते हो। तो मड थेरेपी अगर हम abdomen पे दे रहे, तो वो तो हम डेली दे सकते हैं सन बाथिंग के साथ लिटाकर। फुल बॉडी आप दे रहे हो तो वंस अ वीक दे सकते हो, आप ट्वाइस अ वीक भी दे सकते हो, लेकिन ठंडियां अगर हैं तो मेक श्योर कि धूप में आप करवा रहे हो, या फिर केवल abdominal रीजन पे दे रहे हो, या पेशेंट को कोल्ड और कफ नहीं है, तो ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है, क्योंकि मिट्टी ठंडी होती है ना नेचर में, तो उसके कारण भी बहुत बार पेशेंट क्या होता है ना, बीमार हो जाता है। और जब हम ट्रीटमेंट वैसे भी चलाते हैं तो मोस्ट केसेस में हीलिंग क्राइसिस चलता है, तो हीलिंग क्राइसिस चलता है तो 1-2 दिन के बाद वैसे भी पेशेंट को बुखार या सर दर्द या डायरिया होता है, जिसका मतलब है कि आपका ट्रीटमेंट काम कर रहा है। तो नेचुरोपैथी में ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो ठंडी का दिन है तो उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट प्लान करना है। आपको ये भी साथ साथ में देखना है कि पेशेंट को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही हो उससे, ठीक है। देन हाइड्रोथेरेपी, तो हाइड्रोथेरेपी में स्टीम बाथ, आपका सोना बाथ बहुत ही अच्छा और इफेक्टिव होता है ना। ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, सर्कुलेटरी चेंजेस होते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। ये केवल मेटाबॉलिक ऑल्टरेशन को इन्फ्लुएंस नहीं करता है, बट ये क्या करता है ना कि रिवर्स करता है हार्मोनल चेंज को, ठीक है। तो उससे क्या होता है, आपके जो कोर्टिसोल और एड्रेनल लेवल हैं वो भी क्या होते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। उसके अलावा एनेक्डोटली गैस्ट्रोहेपेटिक पैक्स हम दे सकते हैं, लोकल कोल्ड पैक्स दे सकते हैं, सोना बाथ दे सकते हैं। ये अच्छा है। गैस्ट्रो हेपेटिक पैक के बारे में तो आपको पता ही होगा। और लोकल कोल्ड पैक्स जो होते हैं, लोकल कोल्ड पैक्स लाइक बेडशीट पैक हो गया, जिसमें आप abdominal एरिया पे जो सूती कपड़ा होता है उसको क्या करते हो, रैप कर देते हो और आधे घंटे के लिए छोड़ देते हो। तो उस टाइम पीरियड में ना कुछ हम खाते हैं ना पीते हैं, उसके बाद और उसके पहले वी कैन ईट और ड्रिंक, ठीक है। और गैस्ट्रोपैटिक पैक जो होता है उसमें क्या करते हैं, किसी को पता है, गैस्ट्रोपैटिक पैक। नो मैम, राष्ट्रपति के बारे में मालूम नहीं। ठीक है। तो ये जो गैस्ट्रोपैटिक पैक होता है मीन्स कि जैसे हमें पता चला हेपैटिक, ठीक है, लाइक आपका लिवर, और गैस्ट्रो आपका जो गैस्ट्रिक एरिया। तो वहां पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो कोई भी ठंडा सूती कपड़ा है उसको लेंगे, उसको रैप कर देंगे, ठीक है, abdominal एरिया पे। उसके बाद जो थर्मल पैक होता है हमारा थोड़ा वुलन वाला, उसको हम क्या करते हैं, लपेट देते हैं। उसको लपेटने से क्या होता है, इवेपोरेट नहीं होता है, ठीक है, और उसको वैसे करके छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो वो क्या करता है आपका, वो आपके बॉडी में 2 टाइप के जब टेम्परेचर मेंटेन करता है, तो उससे क्या होता है कि जो आपका abdominal सर्कुलेशन है ना, वो उसको इम्प्रोवाइज करने का काम करता है। ये चीज़ है। फिर स्टीम बाथ, तो स्टीम बाथ हम ट्वाइस अ वीक दे सकते हैं।
बट अंडर वॉच, ठीक है। अगर पेशेंट जो है वो सफर कर रहा है हाइपरटेंशन से, तो क्या होगा? अरे, पेरिफेरल वैसोडाइलेटेशन के बारे में मैंने बताया ना, कि कंजेशन जो होता है उसको डीकंजेशन का काम करता है, ठीक है। इसीलिए तो हम हॉट फुट बाथ भी देते हैं जब हमारा बीपी शूट कर जाता है। तो वो क्या करता है, जो कंजेशन होता है उसका डायलेटेशन करता है, पेरिफेरी जो आपके काफ मसल वाली एरिया होती है, ठीक है। मगर एक चीज ध्यान रखनी है कि जब हम दे रहे हैं स्टीम बाथ, तो हम अच्छे से पहले हाइड्रेट कर देंगे, ठीक है, और ठंडा कॉम्प्रेस सर पे रख देंगे। और हम थोड़े थोड़े टाइम पे मेक श्योर करेंगे। पेशेंट अगर वीक है, डायबिटिक और हाइपरटेंसिव है, तो उसको बीच बीच में आपको पूछना है, ठीक। तो शुरू में आप 5 मिनट दो, धीरे धीरे उसको 10 to 15 मिनट्स करो, क्योंकि एकाएक दोगे तो हो सकता है कि पेशेंट अनकंफर्टेबल फील करे। तो धीरे धीरे आप उसका टेम्परेचर, सॉरी, ड्यूरेशन बढ़ाओगे, ठीक है। और कोल्ड हिप बाथ फॉर 20 मिनट्स। तो ये जो होता है ये अच्छा होता है जब पेशेंट जो है फास्टिंग कर रहा है या जूस डाइट कर रहा है। उसके अलावा नीम वाटर एनिमा इज वेरी गुड, ठीक है, अगर आईबीएस का पेशेंट है। और पानी जो है वो तो हमको बोलना है कि मिनिमम 3 लीटर तो पिए। 3 लीटर इज लाइक मिनिमम, कहीं नहीं गए। ठंडी है तो 2.5 लीटर, गर्मियां है तो 3 लीटर पानी कंज्यूम करना ही करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी डाइट की हो गई। और एक और चीज, अगर आप फास्टिंग करा रहे हो पेशेंट को, तो मैंने जैसे बताया है कि जो सीरीज सीक्वेंस होना चाहिए, उस वे में आप फास्टिंग पेशेंट को कराओगे, ठीक है। और अगर आपको कहीं से भी लग रहा है कि पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसको धीरे धीरे रिवर्स करके फिर स्टॉप कर दोगे। फिर एक्यूपंक्चर की बात करें तो एक्यूपंक्चर फ्लेगम क्या करता है, डैम्पनेस इज द बेसिक रीजन फॉर ओबेसिटी, ठीक है। इससे क्या होता है कि डाइजेस्टिव डिस्टरबेंस होता है। TCM के अकॉर्डिंग, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के अकॉर्डिंग, जो फ्लेगम डैम्पनेस होता है ये ओबेसिटी का कारण होता है, ठीक है। मीन्स की स्टैटस ऑब्स्ट्रक्ट्स द वेसल एंड इनहिबिट्स द की, जो वाइटल एनर्जी मैकेनिज्म होता है। इसलिए जो फैट एंड डैम्पनेस होता है वो वेसल्स में क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण जो ब्लड है वो और विस्कस हो जाती है। और उससे क्या होता है, ओबेसिटी हो जाता है। ये चाइनीज सिस्टम बताता है ओबेसिटी का डेफिनेशन, ठीक है। तो इसमें आपके एक्सेसिव फ्लेगम, इंटरनल फ्लेगम और डैम्पनेस के बारे में दिया है। और द एक्सेसिव इंटरनल फ्लेगम मैनिफेस्ट इटसेल्फ एज excess weight accompanied by tiredness, body heaviness, chest and stomach distension, and in some cases poor appetite. तो इसमें आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट, लाइक स्टैग्नेशन ऑफ की, वाइटल एनर्जी एंड ब्लड, ठीक है। व्हाट विल दिस कॉज, द एक्सेसिव इंटरनल फ्लेगम मैनिफेस्ट itself as एक्सेस वेट। जब एक्सेसिव इंटरनल फ्लेगम इकट्ठा हो जाता है हमारे शरीर में, तो उसके कारण क्या होता है, एक्सेस वेट होता है। तो एक्सेस वेट होगा तो उससे क्या होगा, आलस आएगा, ठीक है। शरीर हमारा भारी होगा, ठीक है। शरीर के साथ साथ हमारा जो चेस्ट और स्टमक है उसका भी डिस्टेंशन होगा। उसके अलावा हमारा जो भूख है वो भी पुअर होगा, ठीक। और यांग डेफिशिएंसी ऑफ स्प्लीन एंड किडनी, यिन एंड यांग होता है, ठीक है, यिन एंड यांग, मेल एंड फीमेल। तो जब यांग का डेफिशिएंसी होता है, उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि किडनी और स्प्लीन का डेफिशिएंसी होता है। उससे क्या होता है, किडनी बिकम डेफिशिएंट। इसका क्या मतलब है कि वो उस तरीके से फिल्टर नहीं कर रही है, उस तरीके से वो वर्क नहीं कर रही है जिस तरीके से करना चाहिए। और ना ही हमारा स्प्लीन करता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो अफेक्ट होता है, और उससे क्या होता है, ओबेसिटी होती है। सेम वे जब लिवर की स्टैग्नेशन होता है, मतलब लिवर का जो वाइटल फोर्स एनर्जी है उसका स्टैग्नेशन, रुकावट होता है, तो उससे क्या होता है, प्रोलॉन्ग स्ट्रॉन्ग इमोशन और डिप्रेशन के कारण क्या होता है, डिसहार्मनी होता है स्प्लीन और लिवर में, जिसके कारण फ्लूइड का रिटेंशन होता है, मतलब आपकी जो फ्लूइड है वो वहां पे इकट्ठा हो जा रही है। इससे क्या होता है, लिवर जो है वो डिप्रेस होता है, गॉल ब्लैडर भी डिप्रेस होता है और एग्जॉस्ट होता है, ठीक है। तो ऑर्गन्स क्या होते हैं, अनबैलेंस हो जाते हैं। और उससे क्या होता है, फिर आपका जो फैट टर्बिडिटी है वो डिफिकल्ट हो जाता है। और टाइम के साथ क्या होता है, ओबेसिटी हो जाती है। सो ये क्या है, ये डेफिनेशन या फिर आपका मैकेनिज्म है ऑफ स्टैग्नेशन ऑफ की एनर्जी अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि हम नीडलिंग कर सकते हैं, ठीक है। आपका सीवी दिया है,
एंड आपका स्टमक दिया है, स्प्लीन का दिया है, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर और हार्ट का दिया है। तो ये एक जनरलाइज पॉइंट्स है जो कि हम नीडलिंग कर सकते हैं। स्टमक पॉइंट्स आपके जो हैं वो काम करते हैं, बिल्कुल करते हैं, उसी तरह आपका जो हार्ट, गॉल ब्लैडर और बाकी पॉइंट्स है वो भी काम करता है। तो आपको पता होना चाहिए एक्यूपंक्चर जो हमें लगाना है वो केवल आपका पेन में ही नहीं बहुत इफेक्टिव होता है, बट आपके अदर डिजीजेस में भी बहुत ही कारगर होता है। बस आपको पता होना चाहिए कि नीडलिंग करना कहाँ है, ठीक है। क्योंकि नीडलिंग में भी दो टाइप होते हैं, सेंट्रल नीडलिंग होती है और लोकलाइज्ड होती है। लोकलाइज यूजुअली वी यूज इन द केस ऑफ पेन, कि जहाँ पे पेन है नीडलिंग कर दिया आपने। बट जब बात करें इस टाइप की डिजीज की, जो आपके एनसीडीज होते हैं, ठीक है, लाइक ओबेसिटी या डायबिटीज, तो उसमें जो जर्नलाइज्ड आपके पॉइंट्स होते हैं उस पे आप नीडलिंग करते हो, तो वो क्या होता है, जो एसोसिएटेड ऑर्गन्स होता है उस पे काम करता है, ठीक है। लाइक आपका पैंक्रियास, स्प्लीन और हार्ट वगैरह दिया है, तो पीछे हमने पढ़ा उसका डिसहार्मनी होता है जब, तब हमें प्रॉब्लम्स होती है। तो जब हम इस पे क्या करते हैं, नीडलिंग करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो डिस्टरबेंस क्रिएट हुई है, जो स्टैग्नेशन ऑफ की एनर्जी हुआ है, फिर क्या होता है, फ्लो ऑफ की एनर्जी होता है। मतलब प्राण शक्ति आपकी प्रॉपर फ्लो करने लगती है, और जितने भी ऑब्स्ट्रक्शंस है वो आपके क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। तो ये चीज़ है। फिर ऑरिकुलर थेरेपी में आपके जो ईयर के पॉइंट्स होते हैं उस पे हम पॉइंट देते हैं इन द फॉर्म ऑफ नीडलिंग या फिर मसाज के थ्रू, ठीक है। तो ये क्या होता है, ओबेसिटी के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। स्कैल्प एक्यूपंक्चर है और गैस्ट्रिक एरिया भी है। तो गैस्ट्रिक एरिया में भी आप ना अब्डोमिनल मसाज भी दे सकते हो पेशेंट को। मतलब अगर फुल बॉडी मसाज डेली नहीं दे रहे हो, ऑल्टरनेट करके दे रहे हो, तो आप किसी किसी दिन ऑल्टरनेट मसाज दे सकते हो। ऑल्टरनेट मसाज विद कैस्टर ऑयल या फिर उद्वर्तन मसाज, ठीक है। उद्वर्तन नहीं है, अगर आपको प्रॉपर प्रॉपर नेचुरोपैथी प्रैक्टिस करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको कैस्टर ऑयल मसाज दे सकते हो ना। तो उसमें आप क्या करोगे कि जो पॉइंट्स होते हैं आपके डाइजेस्टिव वाले पॉइंट्स होते हैं, एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, उस पे आपको वो पॉइंट्स सारे देने हैं मसाज के फॉर्म में। और वो भी आपका उसी वे में, सेम वे क्या करता है, काम करता है। फिर योगा थेरेपी। तो योगा थेरेपी जो है वो सेफेस्ट इंटरवेंशन होता है। ये ना सिर्फ हार्मोनल बैलेंस क्रिएट करता है, उसके साथ साथ जो एक्सेसिव वेट है उसको भी कम करने का काम करता है। और जो ओबेसिटी के कारण पर्सन अगर स्ट्रेस या एंजाइटी या डिप्रेशन से अगर सफ़र कर रहा है, तो उसको भी वो क्या करता है, इम्प्रोवाइज करने का काम करता है, ठीक है। तो योगा इस क्या मतलब कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल अप्रोच, ठीक है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल अप्रोच में हम जब पेशेंट को योगा एडवाइस करते हैं तो उसके साथ हम और भी इंटरवेंशंस को ऐड ऑन करते हैं, लाइक आपका डाइट, आपका सन थेरेपी, आपकी हाइड्रोथेरेपी एक्सेट्रा, ठीक है। तो योगा में बेसिकली व्हाट वी डू, वी नॉट ओनली प्लान द आसनास और प्राणायाम्स बट ऑल्सो षटकर्मास। षटकर्मास वंस अ वीक। if we are not going for shatkarmas, we can include yoga, naturopathy along with panchkarma। तो पंचकर्मा में व्हाट वी कैन सजेस्ट वमन और विरेचन, ठीक है। वमन और विरेचन भी बहुत ही अच्छा काम करता है वेट गेन अगर है पेशेंट का, ठीक है। जिसमें क्या होता है, इंड्यूस परगेशन या आपका एमएसएस होता है। वमन और विरेचन के बारे में पता है ना, वमन क्या होता है और विरेचन क्या होता है। यस मैम। ठीक है। तो वमन और विरेचन भी हम प्लान कर सकते हैं, मतलब कि हम साथ में कंबाइन भी दे सकते हैं पेशेंट को, नेचुरोपैथी भी और पंचकर्मा भी। तो और ज़्यादा इफेक्टिवली काम करेगा। नहीं तो डाइट ही इतनी अच्छी चीज़ है कि डाइट से ही आपका जो वेट है ना वो बहुत क्विकली रिड्यूस होता है। और बात करें अगर योगा की, तो योगा एक ऐसी चीज़ है कि हमें पेशेंट को ये बोलना है कि आपको लाइफ टाइम तक करना है, ठीक है। जेरियाट्रिक योगा भी होता है, मतलब ओल्ड एज योगा भी होता है, बट वो आगे की चीज़ है। बट क्या होता है कि पेशेंट एक टाइम पे जो डाइट फॉलो करता है वो स्टॉप भी कर देता है, वो मॉडरेशन में खाता है। बट योगा को उनको लाइफ टाइम तक क्या करना चाहिए, अपने रिजीम में, अपने रूटीन में इंक्लूड करना चाहिए। बिकॉज ये क्या है, ये सबसे सेफेस्ट इंटरवेंशन है। और दूसरी चीज़, ये आपके माइंड को काम रखता है, आपका सिस्टम का बेटर फंक्शनिंग होता है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, इंसान क्या रहता है, एक्टिव रहता है, ठीक है। बीमारियां होने के चांसेस जो है वो लोएस्ट हो जाता है अगर आप डेली योगा करते हो तो। उसमें भी आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप क्या क्या योगा आसनास करवा रहे हो पेशेंट को। क्या पेशेंट जो ओबेसिटी का है, कहीं उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या स्पॉन्डिलाइटिस तो नहीं, या फिर उसको लंबर प्रॉब्लम तो नहीं, या तो साइटिका का तो पेशेंट तो नहीं है।
या फिर उसके अलावा कहीं उसको कोई कट या इंजरी तो नहीं, हाइपरटेंसिव या डायबिटिक तो नहीं। तो अगर ऐसा है तो उसके हिसाब से आप फिर उनमें चीजें आसनास ऐड करोगे। सूर्य नमस्कार क्या होता है, अपने आप में कार्डियो टाइप का योगा आसना है, ठीक है। तो उसको आप इंक्लूड करोगे ही करोगे, क्योंकि वो आपके मेटाबॉलिज्म को भी वो क्या करता है, इम्प्रोवाइज करता है, और बहुत अच्छा रहता है। सूर्य नमस्कार आपका 6 से 10 बार आराम से इंसान कर सकता है, ठीक है। बट वो धीरे धीरे हम बढ़ाते हैं। उसके अलावा जितने भी आसन से, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, ये सारी चीजें। फिर प्राणायाम की बात करें तो आसनास में पहले जैसे कि त्रिकोण आसन, वज्रासन। वज्रासन तो ऐसी चीज है जो हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं आराम से, ठीक है, फॉर 5 to 10 मिनट्स मिनिमम, ठीक है। ये डाइजेशन को क्या करता है, इम्प्रोवाइज करता है। देन हमारा अर्धमत्स्य आसन हो गया, पवन मुक्त आसन हो गया। पवन मुक्त आसन मेनली हम डाइजेशन के लिए ही कराते हैं, जब पेशेंट को ब्लोटेड फील होता है, इनडाइजेशन होता है, ठीक है। उसके अलावा हल आसन है, नौकासन है, सर्वांग आसन है, विपरीत करनी हो गई, सलभ आसन हो गया, धरुण आसन हो गया, शवासन हो गया, ठीक है। उसके अलावा क्रियास की बात करें तो कुंजल क्रिया हो गया, ठीक है, वमन या विरेचन। वमन या शंख प्रक्षालन रियाज में करा सकते हैं। योग निद्रा बहुत अच्छा होता है अगर पेशेंट अनईजी फील कर रहा है, डिप्रेस्ड है या स्ट्रेस है ले रहा। उसके अलावा प्राणायाम में नाड़ी शोधन बहुत अच्छा होता है। 72,000 जो हमारी नाड़ियां हैं, अगर हम अनुलोम विलोम करते हैं तो वो क्या करता है, उनकी क्लेंजिंग का काम करता है। कपाल भाती, कपाल भाती आपका क्या करता है, कपाल भाती आपका फ्रंटल क्लेंजिंग का काम करता है, और उसके साथ साथ आपका जो एक्सेसिव टॉक्सिन्स और फैट एक्युमुलेटेड है उसको भी वो क्या करता है, कट करने का काम करता है, ठीक है, और भस्त्रिका, ठीक। उसके अलावा आपके लास्ट में दिया है मेडिटेशन, जिसमें ब्रेथ अवेयरनेस है। तो ब्रेथ अवेयरनेस तो देखो हर हर डिजीज में हमको कर है, वो बहुत जल्दी पैनिक होते हैं। अगर आप स्लोली ब्रेथ लोगे तो आप बहुत ही काम रहोगे। द स्लोअर द बेटर। जस्ट लाइक टर्टल्स, जो टर्टल्स होते हैं, वाई दे लिव सो लॉन्ग, उनकी क्योंकि लंग कैपेसिटी बहुत ही जो होती है ज़्यादा होती है, ठीक है। जो वॉल्यूम होता है आपकी लंग कैपेसिटी में भरने कंपैरेटिवली दूसरे एनिमल्स के कंपैरिजन ज़्यादा होता है। उसी तरह हमें भी अपने ब्रेथ वर्क पे काम करना चाहिए और कमांड बनाना चाहिए। हमें डेली एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स ब्रेथ वर्क पे काम करना ही चाहिए, ये मैं मिनिमम बता रही हूँ। टाइम है तो तब तो आप उसको एक्सीड कर सकते हो, अदरवाइज फॉर मिनिमम 5 मिनट्स वी शुड वर्क ऑन आवर ब्रेथ वर्क, जिसमें आप लंबी गहरी सांस लोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप 5 सेकेंड्स के लिए इनहेल कर रहे हो, 7 सेकेंड्स के लिए आप क्या कर रहे हो, उसको रिटेन कर रहे हो उस सांस को, फिर आप 9 सेकेंड्स के लिए क्या कर रहे हो, उसको एक्सेल कर रहे हो, ठीक है। तो ये 5 से 10 राउंड रिपीट करना। ये क्या करता है ना, इंस्टेंट अगर इंसान घबरा रहा है या एंशियस फील कर रहा है ना, वो आपका ध्यान जो वो ब्रेथ वर्क पे जाता है और वो जो पर्सन है इमीडिएट काम डाउन हो जाता है, इमीडिएटली। तो आप ये चीज़ें भी उनको एडवाइस करोगे, क्योंकि ब्रेथ वर्क जो होता है वो लिटरली अगर आप लॉन्ग टर्म में इसको इम्प्लाई करते हो ना तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। लोगों को ऐसा लगता है कि ये चीज़ें जो होती हैं ये होकस पोकस है, बट इन रियलिटी ये स्लो तो वर्क करती हैं बट इफ़ेक्टिवली वर्क करती हैं। तो इन चीज़ों को आपको इंक्लूड करना है। उसके अलावा आपके अदर एक्सरसाइज थेरेपी में आपका स्टेपिंग एक्सरसाइज बहुत ही अच्छा होता है कैलोरी बर्न करने के लिए, या फिर अंडर वाटर एक्सरसाइजेज होते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, मोबिलिटी और सर्कुलेशन आपका इम्प्रूव होता है, ठीक है। अब अगर कोई बच्चा मोटा है तो देखो बच्चों के केस में ये बहुत ही ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि बच्चे बात नहीं सुनते हैं। वो अगर आप बोलोगे कि हेल्दी खा लो तो वो कभी नहीं खाएंगे। तो उन्हें हम क्या करवा सकते हैं, उनको हम जंपिंग, साइकिलिंग, डांसिंग, ये एक्सरसाइजेस करा सकते हैं ना। योगा में भी तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ योगाज होते हैं, तो उसको आप प्लेफुल और फन बना सकते हो। तो जब बच्चे आ रहे हैं तो आप उनको जब योगा कराओगे तो ऐसा कराओगे कि वो बोर ना हो, दे आर ऑल्सो एंजॉइंग ईच एंड एवरी स्टेप, ईच एंड एवरी योगासनास, है ना। तो आप वैसे योगासनास उनके में इंक्लूड करोगे जिनसे उनको कहीं से भी बोरिंग और रेपिटेटिव ना लगे। दूसरी चीज़, आप बच्चों को वमन नहीं करा सकते हो कुंजल, और वो करेंगे भी नहीं। तो उनके लिए आप क्या करोगे, मॉडिफाइड सारे के सारे ट्रीटमेंट लोगे, ठीक है। आप उनके लिए इंक्लूड कर सकते हो मड थेरेपी, उन चीज़ों से दे डोंट गेट अनकंफर्टेबल, है ना।
उसके अलावा जो एक्सरसाइज थेरेपी होता है वो। ठीक।